तो न्यायपालिका की अगर संरचना देखी जाए, जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के न्यायपालिका का, तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय वो न्यायालय होते हैं जो किसी जिलों के अंदर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिन्हें हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जिन्हें हम लोग कहते हैं वही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब जैसे कि जिला न्यायालय होगा, और जो उधर गांव वगैरह आते हैं, कस्बे टाइप, वो तहसील वगैरह जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो सब इसमें आ जाते हैं, सब ऑर्डिनरी कोर्ट। समझ रहे आप बात को? हाँ, लोक अदालत तो वही होती है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका की संरचना है। अब न्यायपालिका, जो संघ की न्यायपालिका है, वो कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होती है? वो आर्टिकल नंबर अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 124 से प्रारंभ होगी संघ की न्यायपालिका, और 147 तक इसके आर्टिकल हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो संघ के जो न्यायपालिका है वो अनुच्छेद नंबर 124 से प्रारंभ होती है और 147 तक रहेगी। समझ रहे आप? अब हम लोग ये कहते हैं कि भारत के अंदर किसका शासन है? विधि का शासन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर किसका शासन है, तो आपका आंसर लगेगा विधि का शासन है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में किसका शासन है? विधि का शासन है। अपने ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि जो एक बार डिसाइड कर दिया गया है, मतलब हमारे रूल बन चुके हैं, हमारे कानून बन चुके हैं, वही उसी कानून के माध्यम से हमारे इंडिया में क्या चलेगा? शासन चलेगा। समझे आप बात को? भारत के अंदर जो कानून बन चुके हैं, जो लॉ बन चुके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में शासन चलेगा। तो भारत में विधि का शासन है भारतीय संविधान के अनुसार। भारत में एकल नागरिक, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्र है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र है। अब स्वतंत्र का मतलब क्या हो जाता है? भारत में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है संविधान के अनुसार। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो विधायिका है जिसमें कानून बनते हैं, और भारत में कार्यपालिका है, तो ये दोनों के दोनों न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ रहे आप बात को? तो इसीलिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने कार्य को, अपने डिसीजन को देने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। उसमें कोई सरकार, कोई जिस तरीके से पहले कोई राजा हुआ करते थे, भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था, बादशाह का शासन चला है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत वालों का शासन चला है, तो उसमें जो राजा हुआ करते थे वो उन्हीं की कोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन ये स्वतंत्र भारत की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई। समझे आप बात को? यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग, साथ ही साथ राज्य की न्यायपालिका को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग न्यायपालिका बता रहे हैं आपको। न्यायपालिका संघ की 124 से 147 तक स्टार्ट अनुच्छेद में आती है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ इंडिया के अंदर अभी चलता है, ठीक है। जो कानून बन चुका है उसी के अनुसार शासन इंडिया में चलेगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है भारत में कि एकात्मक न्याय प्रणाली, भारत में कौन से प्रकार की न्याय प्रणाली है? तो आपका आंसर लगेगा एकात्मक न्याय प्रणाली है। भारत में एकात्मक न्याय प्रणाली है। हमारे इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो एकात्मक है। कहने का मतलब यह है कि जो केंद्र है, केंद्र एवं जो राज्य हैं, राज्यों में हमारा एक ही प्रकार का डिसीजन रहेगा। सपोज कर लो कि कोई फैसला है, उस फैसले पर उच्च न्यायालय अलग फैसला दे रही है, सुप्रीम कोर्ट अलग फैसला दे रही है, तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। मतलब एक डिसीजन होगा, चाहे तो उच्च न्यायालय दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट दे दे। समझ रहे? एकात्मक है। केंद्र और राज्यों के लिए एकात्मक न्याय प्रणाली है, तो एकात्मक रहेगी। अगर मैं बात करूं, फिर ये जिला न्यायालय की बात क्या आती है? जैसे राज्यों के अंदर हमारा आ जाता है एक हाई कोर्ट आएगा और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, तो इनके अंदर भी जो डिसीजन लिया जाएगा, जो कार्य होगा, तो वो भी एकात्मक होगा। और अगर मैं केंद्र और राज्यों की बात करूं तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का एकात्मक डिसीजन होगा। ये मतलब भारत के अंदर एकात्मक न्याय प्रणाली है। इतना हमने ध्यान रखना। भारत में विधि का शासन है, ये हमने ध्यान रखना। न्यायपालिका स्वतंत्र पूर्ण रूप से। अब हम बात कर लें इसकी संरचना की। संरचना आपने देख ही ली, पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, और सबसे नीचे आता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। अब इसके आर्टिकल्स की मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के, तो अनुच्छेद नंबर 124 से प्रारंभ होगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर 124 क्या कहता है? भारत में
एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट होगी आर्टिकल नंबर 124 के तहत। अब इसका गठन कभी भी किया जा सकता था, चाहे तो वो 1950 में करना हो, चाहे 52 में 60 में करना हो। तो भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगी, वो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 124 के तहत। अब एक क्वेश्चन है आपसे कि स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? इस अनुच्छेद के तहत। भाई मैंने कहा कि ये तो संविधान वालों ने या निर्माताओं ने लिख दिया कि अनुच्छेद नंबर 124 के तहत इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होगी, लेकिन इसका गठन कब हुआ था स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट का? तो ये गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये लिख लेंगे हम लोग। ये तो स्वतंत्र भारत की है, समझ रहे आप, आर्टिकल नंबर 124 के तहत। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भारत के अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनी थी? भारत के अंदर पहली सुप्रीम कोर्ट भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था वो अनुच्छेद मतलब 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था। और कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। समझे आप बात को? कोलकाता के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट बनी। कंपनी का कार्य मतलब उनके फैसले को सुलझाने के लिए, उनके कामकाज को, या फिर उनके अंदर होने वाला जो एक करप्शन था उस करप्शन को रोकने के लिए इत्यादि सारे कार्य करने के लिए भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1774 में कलकत्ता के अंदर। कहां पर? कलकत्ता में। सर जो ये लिखा हुआ है भारत में उच्चतम न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है नहीं, उच्चतम या सर्वोच्चतम न्यायालय? हाँ, उच्चतम सर्वोच्च ही होता है। तो यहाँ पे तो आपने हाई कोर्ट दिखा रखा नहीं। अरे देखो, सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहेंगे। मैंने यहां खाली सर्वोच्च लिख दिया और वहां मैंने उच्चतम लिख दिया, ये उच्च है यहां। तो इसका जो उत्तम लिख देंगे मैंने वहां। हाँ बताओ। मतलब जो ये हमारा भारत आजाद देखो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन किया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा वो अनुच्छेद नंबर 124 में होगा। अब उसका गठन कभी भी किया जा सकता था भारत सरकार संसद के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब इसका गठन कब किया गया? वो किया गया 28 जनवरी 1950 को, संविधान के लागू होने के 2 दिन बाद। ये थी स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन ये करा है कि भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी वो कब बनी थी? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बनी थी, कंपनी का कार्यकाल करने के लिए, मतलब कामकाज करने के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हमारा, ये तो कंपनी का कामकाज चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनी, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि भारत में पहली संघीय न्यायालय का गठन, भारत में पहली संघीय न्यायालय का गठन, संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल सुप्रीम कोर्ट या फेडरल कोर्ट। भारत में पहली संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का गठन जो हुआ था वो 1935 के अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम इंडिया में आया था 1935 का। इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट बन चुकी थी। ये थी हमारी संघीय न्यायालय। वो खाली उच्चतम न्यायालय है, ये संघीय न्यायालय है, ठीक है। भारत में आज भी संघीय न्यायालय ही चलता है, ठीक है। लेकिन भारत में पहला संघीय न्यायालय 1937 में बना, अंग्रेजों के टाइम में। ध्यान रखें सारे क्वेश्चन जीके के। क्या कह रहे हो? 35 के अधिनियम के तहत 37 में बन के तैयार हुआ है ना। चलो अब एक क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन जो हुआ था वो 1924 के अनुच्छेद के तहत होता है, और इसके जो न्यायाधीश इसके अंदर रखे जाते हैं ना, जजेस रखे जाते हैं, उन जजों का निर्धारण कौन करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद करती है, या कोई हाई कोर्ट करती है, या फिर
सरकार करेगी या फिर राष्ट्रपति करेगा? संसद करेगी। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट नोट करके लिख लेंगे आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों का निर्धारण या जजों का अपॉइंटमेंट जो किया जाता है, वो देखो अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, लेकिन निर्धारण कितनी जनसंख्या होनी चाहिए लिखेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्धारण संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्धारण कौन करती है? संसद करेगी। संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं करूं कि वर्तमान के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? जजों की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में? ठीक है जी, सही है आंसर। अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, तो ये है हमारी एक 33 प्लस 1, तो 33 हमारे अन्य न्यायाधीश है और एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, और अन्य न्यायाधीश हमारे कितने हैं? 33 है। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है भारत में? AY या KY? हाँ, DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे DY चंद्रचूड़ 50 होगा, 50 होंगे। NV रमना थे ना 49। DY चंद्रचूड़ ये हमारे भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, CJI है, और ये हमारे 50वें नंबर के 15वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनमें से 3 सीनियर न्यायाधीश होते हैं, सभी को पता है। उन 3 सीनियर न्यायाधीशों में से ही एक चीफ जस्टिस को नियुक्त कर लिया जाता है या फिर अपॉइंट किया जाता है मुख्य न्यायाधीश के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक अनुच्छेद नंबर 124। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में क्या हुआ? अनुच्छेद नंबर 124A करके लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 124A। लिख लिया? अनुच्छेद नंबर 124A 124A। इसके अंदर हम लोग लिखें भारत, लिखेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब भारत के अंदर एक ऐसा कमीशन जो रिकमेंड करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, वो आयोग का गठन है हमारा अनुच्छेद नंबर 124A के तहत। अगला आर्टिकल लिखेंगे हम लोग अनुच्छेद नंबर 124(3) 124(3) न्यायाधीशों की नियुक्ति। और नियुक्ति कहां पर है? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 124(3) के अंदर आएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है जी। नियुक्ति कौन करता है इनकी? राष्ट्रपति करेगा। और निर्धारण कौन कर रहा है? संसद। दोनों में अंतर है। नियुक्ति अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट, और निर्धारित इनके नंबर्स कितने होने चाहिए, कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो निर्धारित करेंगे फिलहाल संसद। अब सुनो बात, यहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद नंबर 124(3) के अंदर। तो नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तभी तो उनकी नियुक्ति होगी ना। तो क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो योग्यता अगर हम लोग देखेंगे, योग्यता सबसे पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसके बाद नंबर सेकंड पर है, वह व्यक्ति जो भी न्यायाधीश बनने योग्य होगा वह हाई कोर्ट, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय मतलब किसी एक या अधिक हाई कोर्ट के अंदर लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश या जज रह चुका हो, न्यायाधीश या जज रह चुका हो। समझ आए मेरी बात को? 5 सालों के लिए न्यायाधीश रह चुका हो, या एक कंडीशन होगी या करके है, या तो दूसरा उनके पास योग्यता होनी चाहिए कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक लगातार क्या होना चाहिए? अधिवक्ता या वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील होना चाहिए 10 वर्षों तक। आपको खुद अंदाजा हो गया कि जज बड़ा होता है या वकील बड़ा होता है? जज होता है ना, तो जज के लिए कितनी आयु यानी कितने वर्ष का एक अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष। और वकील के लिए अनुभव होना चाहिए 10 वर्ष के लिए। इतना हमने ध्यान रखना है। अब एक पॉइंट और है, वो राष्ट्रपति की नजरों में क्या होने चाहिए? राष्ट्रपति की राय में पारंगत, एक बहुत अच्छे, है ना, विधि वेता होने चाहिए, विधि के दाता होने चाहिए, कानून की समझ रखने वाले होने चाहिए, बहुत अच्छे राष्ट्रपति की राय में या नजरों में। अब राष्ट्रपति की नजरों में किस तरीके से एक आम आदमी चला जाएगा, लेकिन जो कार्य करता चला जाएगा, कई सारे केसेस को सुलझाता चला गया, ठीक है, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो वो तब पहुंचेगा ना जिस समय उनकी पहचान अच्छी होगी, कई केसेस उन्होंने सुलझाए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। ऐसे नहीं कि इसके लिए इलेक्शन होता, कोई एग्जाम होता है, एग्जाम होगा तो फिर तो एग्जाम के माध्यम से कोई भी चला जाएगा, तो राष्ट्रपति को पता हो या ना पता हो कि वो कोई अच्छा विधि वेता है नहीं है, लेकिन उसकी भारत में चर्चा हो, कितने उन्होंने केसेस, क्या क्या कार्य है उनका, कितना अनुभव है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो ये वो नियुक्ति के लिए योग्यता होनी चाहिए किसी एक व्यक्ति की जो न्यायाधीश बनेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये हमने ध्यान रखा। आगे लिखे हम लोग पॉइंट, अनुच्छेद नंबर 125 में लिखें, आर्टिकल नंबर 125, सुप्रीम कोर्ट के जजों का या न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद नंबर 125 में है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, सैलरी। न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद ही निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो जजों का निर्धारण, वेतन का निर्धारण होगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करेगी। वर्तमान में आपसे क्वेश्चन है कि कितने सैलरी है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है? अभी कितनी बार बता दिया मैंने, 5 लाख तो राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की 4 2,80,000 रुपए ये सैलरी है हमारी। 2,80,000 रुपए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई की सैलरी है हमारी 2,80,000, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, और अन्य न्यायाधीशों की है 250
2,50,000 रुपये पर महीना सैलरी है अन्य न्यायाधीशों की। लिख लिया भाई हमने। चलो अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपसे कि यहां पर सैलरी तो होगी हमारी, हमने नियुक्ति भी देख ली गई है। भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? भारत में वर्तमान में कितने न्यायाधीश है ये भी करके हमने डिस्कस कर लिया। कितने? 33+1 है। अब भारत में वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। लिख लो इस पॉइंट को। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस, स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया, ये वो व्यक्ति हैं। सबसे पहले हीरालाल जे कानिया थे। ओके जी। अब एक क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में जो हमारे न्यायाधीश हैं 33+1 है, ये कब 33 किए गए थे? इनकी संख्या ये रहा, इनकी सैलरी कब बढ़ाई गई थी? नहीं, इनके जो नंबर्स ऑफ जज हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में, तो जजों की संख्या कब बढ़ाई गई थी जो 33 की गई है? आपने कभी सुना होगा कि 2008 के अंदर ना, 2008 में जजों को किया गया था 30+1, टोटल 31 जज हुआ करते थे। ठीक है, 2008 में। अब 2019 के अंदर क्या किया गया? जजों की संख्या बढ़ाई गई 33+1, आज 34 न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये करके भी लिख लो आप पॉइंट कि 2008 में 30+1 जज हो गए, 31 जज बनाए गए थे, और 2019 में 33+1 34 न्यायाधीश कर दिए गए। ठीक है जी, यहां तक हमने ध्यान रखना है कि जजों की संख्या कब बढ़ाई गई है, ये करके भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। जजों की संख्या कब बढ़ाई गई है? अनुच्छेद नंबर 124(3) अभी हमने लिखा है, 124(4) लिखेंगे। 124(4) 25 क्या हो गए? अच्छा, 125वां अनुच्छेद पहले कर लिया ना हमने। चलो 124(4) लिख लेंगे फिलहाल। 124(4) लिख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कार्यकाल कितना होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों का, और उन्हें जब पद से हटाया जाता है तो वो भी कौन से अनुच्छेद के अंदर है। आर्टिकल नंबर हम लोग लिख लेंगे, अनुच्छेद नंबर 124(4) न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल। न्यायाधीशों का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल लिख लिया, एवं पद से हटना या हटाना, एवं पद से हटना। या हटाना भी लिख सकते हैं क्योंकि हटाया ही जाता है उनको पद से, है ना। एक तो कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो अपने आप हट जाएंगे, या फिर पद से हटाया जाएगा कोई कदाचार होने के वजह से उनके ऊपर, तो कार्यकाल एवं पद से हटाना। अनुच्छेद नंबर 124 कार्यकाल के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे भाई? क्वेश्चन आ जाता है हमारा पेपर में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं, रिटायर जो होते हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं। तो 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु तक
वो अपने पद पर रह सकते हैं, मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं 65 वर्ष की आयु में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? 65 वर्ष होते ही, ऐसा नहीं कि 65 वर्ष कंप्लीट हो गए, 65 वर्ष कंप्लीट हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन है हमारा कि अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर? अपने पद पर अधिकतम 6 वर्ष तक रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो अन्य जस्टिस हो, वो अधिकतम अपॉइंटमेंट के बाद, मतलब नियुक्ति के बाद 6 वर्ष तक ही केवल अपने पद पर रह सकते हैं। और अधिकतम कितनी आयु तक रह सकते हैं? 65 वर्ष। तो इनमें से कोई भी चीज पहले हो जाए, कोई भी पहले हो जाए तभी वो अपने पद से हट जाएंगे। सर अगर उनकी आयु हुई 65 और 6 वर्ष हो गए, उन्होंने हटा दिया, हाँ सपोज कर लो, तो फिर कोई और डिपार्टमेंट में, हाँ डिपार्टमेंट में तो चले जाएंगे वहाँ पे, लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं वो नहीं कर सकते कहीं। हाई कोर्ट के जो जज वगैरह होते हैं इनको मिल जाता है जिस तरीके से कहीं और कार्य। नहीं उनको फिर सैलरी वगैरह कुछ हाँ तो वो तो मिलेगी, पेंशन वगैरह। ये आयु तो हुई नहीं है पूरी। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता ना, बहुत कम होता है। अभी इतना बड़ा एक्सपीरियंस ले, अब देखो मैं कहने लग जाऊं कि आपको कि भाई कोई व्यक्ति है जो 55 वर्ष की आयु में न्यायाधीश बन गया सुप्रीम कोर्ट का है, उसके बाद क्या हुआ कि इसके 6 वर्ष पूरे हो गए तो कितना हो गया 61। अब ये 61 में रिटायर हो जाएगा बस, उसके बाद कोई इसको कहीं जगह नहीं मिलनी। ठीक है, अगर हमने कहा कि कोई व्यक्ति है कि 64 वर्ष की आयु में जज बना है या चीफ जस्टिस बना हुआ है, चाहे वो जज बना हो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में, और प्लस इसमें 1 वर्ष ही होगा इस 6 वर्ष का केवल, तो 65 वर्ष हो गए पहले। ठीक है, तो पहले 65 वर्ष पूरे हो जाए या पहले 6 वर्ष पूरे हो जाएं तो तभी और सेवानिवृत्त हो जाएंगे अपने पद से। ठीक है जी, यहां तक हमने कर लिया। अब पद से हटाना कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ यदि कोई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ यदि कोई अपना कदम उठाता है कि भाई इन्होंने कोई गलत डिसीजन दिया है या इससे संविधान का उल्लंघन हुआ है या किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो इस तरीके से चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरू हो सकती है? चीफ जस्टिस को जब हटाया जाए उसके पद से तो कहाँ से स्टार्ट होगी ये प्रक्रिया? संसद से। लिख लेंगे इस पॉइंट को जरा। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, उसके पद से हटाना हो कदाचार का आरोप लगाकर, सर ये किसी भी जज के बारे में बात हो रही है? हाँ सुप्रीम कोर्ट के, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो नॉर्मल, यदि सुप्रीम कोर्ट के जजों को या चीफ जस्टिस को, समझ रहे, कदाचार का आरोप लगाकर हटाया जाए तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर सहमति कितनी होनी चाहिए भाई? लोकसभा के 100 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, और राज्यसभा के, अगर वो राज्यसभा में लाया जाएगा तो कितने सदस्यों की सहमति होनी चाहिए? 50 सदस्यों की सहमति। भाई राज्यसभा में तो कम मेंबर्स है ना, तो सहमति लोकसभा में 100 सदस्य की होनी चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों की होनी चाहिए। ठीक है, अब लेकिन जब उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा किसी भी सदन के द्वारा, जब उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा जिसमें न्यायाधीश को हटाने का वर्णन है, तो 2/3 सदस्यों की बहुमत से वह प्रस्ताव पास होना चाहिए। वह प्रस्ताव पास होना चाहिए 2/3 सदस्य के बहुमत से। समझ रहे हैं आप बात को? सदन हमारा चाहे ये हो चाहे वो हो, उस सदन के और उस सदन के टोटल मेंबर्स के, मतलब कुल सदस्य के
कुल सदस्य के कितने सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है? 2/3 सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है अगर उस प्रस्ताव को पास करना हो जिसमें चीफ जस्टिस को हटाया जा रहा हो। उसके बाद ये प्रस्ताव किसके पास जाता है? हाँ, उसके बाद ये प्रस्ताव जो जाता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है। पास होने के बाद, संसद के सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास वो प्रस्ताव लाना हो, जब लाया जाए तो इतने, देखो ये तो सहमति है। जिस समय इंट्रोड्यूस करना हो ये बिल, जिस समय लोकसभा में तो वहाँ 100 सदस्यों की सहमति और राज्यसभा में 50 सदस्यों की। उसके बाद जब बहुमत को पास करना हो, मतलब पूरे इस प्रस्ताव को बहुमत से पास करना हो, तो कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य की बहुमत हमें चाहिए होगा, वोट चाहिए होगी। समझ गए आप बात को यहाँ तक? ठीक है, आप मुझे एक आंसर दें, आप मुझे एक आंसर दो, आप मुझे एक आंसर दो जरा। सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया गया या लाया जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में बिल पेश कर दिया जाता, प्रस्ताव लाया जाता है उनके खिलाफ में, तो कितने सदस्यों के बहुमत से वो प्रस्ताव पास होना चाहिए? वो भी 2/3 था। प्रस्ताव लाना तो 1/3 था, वो पास कराना 2/3। कितना था? हमने 2/3। अगर देखो सुन लो अब जरा, ये आर्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। 2/3 है। हाँ जी, हाँ जी 2/3 है सर। सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल नंबर 61 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर जो महाभियोग लगेगा वो किसका आर्टिकल के अंदर लगेगा? बस 124(4) के अंदर लगेगा, ये हमने ध्यान रखना है। अंतिम जस्टिस कौन था जिस पर महाभियोग लाया गया था अभी 2017-18 में? दीपक मिश्रा अंतिम चीफ जस्टिस था इंडिया के, जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था। और वो कई सारे कार्य भी करके गए थे भारत में। निजता का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की मतलब अध्यक्षता में निजता का अधिकार बना था है। और भारत में समलैंगिकता को मान्यता, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एक 395 धारा कुछ ऐसे थी, वो उसको भी मतलब उन्होंने वैलिड करके जिस समय वो गए थे अपना कार्य निपटा के। तो ये ध्यान रखें हम लोग, दीपक मिश्रा अंतिम व्यक्ति थे या अंतिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिनके ऊपर महाभियोग लाया गया था। और महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के तहत है? 124(4) के तहत है। और कैसे कैसे होगा ये भी हमने बता दिया आपको। यहाँ तक एक आर्टिकल लिखेंगे हम लोग, अनुच्छेद नंबर 127, 126 लिख लो पहले तो। 126 अनुच्छेद नंबर 126, कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यवाही न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब कार्यवाही न्यायाधीश जानते हैं क्या होते हैं? एक्टिंग जज। एक्टिंग जज मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने पद पर नहीं है तो फिर तो अभी हमने क्या करना, कुछ टाइम के लिए मतलब 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने भर के लिए अगर वो अपने पद पर नहीं है तो जो 3 मोस्ट सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनमें से किसी एक को कार्यवाही चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। समझ रहे? या फिर हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई सीनियर जजों में नहीं है तो किसी दूसरे जज में से सीनियर जज को बनाया जाएगा कार्यवाही जज। तो ये जो बनाया जाता है आर्टिकल नंबर 126 के तहत बनाया जाता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो अनुच्छेद नंबर 126 के तहत क्या होता है? कार्यवाही न्यायाधीश। आप मुझे एक आंसर दो पहले। भारत के पहले कार्यवाही प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, कार्यवाहक एक्टिंग, हाँ, गुलजारी लाल नंदा। कब बने थे? नहीं, जिस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री का देहांत हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? अरे भाई 19
1947 में नहीं बने थे क्या वो, 1947 में। उसके बाद वो 17 साल तक रहे इंडिया में, और 17 साल तक जब रहे थे तो 1964 तक रहे थे, और 1964 में उनका देहांत हुआ था। तुम्हें क्या हो गया? सर CGI है जो अगर इसके पद पर जैसे अगर इसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु नहीं मतलब अचानक, जब तक कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं होगा तब तक कोई कार्यवाहक जो होंगे वो व्यक्ति बनाए रखें। हाँ मतलब जब इनका टाइम पूरा हो जाए और कोई नाम, हाँ उनका टाइम पूरा नहीं, टाइम पूरे होने से पहले ही अपॉइंट कर दिया जाता है नए जज को, लेकिन अचानक देहांत हो गया या फिर वो कहीं बाहर गए हुए हैं, छुट्टी ले रखी है, और उस समय फिर कौन बैठेगा? कार्यवाही की तो बैठाएंगे किसी को, है ना। तो ये हमने ध्यान रखना, कार्यवाहक है आर्टिकल नंबर 126 के तहत। तो भारत के पहले हमारे प्रधानमंत्री थे कार्यवाहक, कौन थे? कौन? नंदा। और ये गुलजारी लाल नंदा जो है वो 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं इंडिया में। एक तो पहले प्रधानमंत्री के देहांत के बाद 1964 में, और दूसरे प्रधानमंत्री के देहांत के बाद 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया था कार्यवाहक प्रधानमंत्री। चलो खैर, आगे हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 127 की। अनुच्छेद नंबर 127 तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, इसे कहते हैं एडहॉक, इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक प्रेसिडेंट, एडहॉक चीफ जस्टिस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये हमने ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 127 के तहत होती है। अब आप कहोगे जी तदर्थ क्या होते हैं? तदर्थ होते हैं हमारे कि जब कभी भी कमी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजों की, तो उस समय कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बेस पर कुछ न्यायाधीश रख लिए जाएंगे, तो उन्हें बोलेंगे तदर्थ न्यायाधीश। हाँ मतलब जैसे आपने कभी सुना होगा तदर्थ जो हमारे शिक्षक होते हैं एडहॉक टीचर, अभी वैकेंसी भी आई थी कुछ टाइम पहले भी, और ये शायद 2002 के आसपास की भी बात है जो ये वाले तदर्थ टीचर रखे गए थे, कि जिस समय टीचर्स की कमी होती है और सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली है, तो वो वाली जो हमारे कोई विद्यालय होता है, वो विद्यालय कहीं मतलब जैसे डीएससी ऑफिस जाके या फिर बीएससी ऑफिस जाके क्या करेगा कि हमारे यहाँ पर शिक्षकों की अभी कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो हम लोग कुछ शिक्षकों को रखना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, तो इनको भी मौका मिल जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति पहले से लगा हुआ है, टीचर बना हुआ है, तो वो आगे उनके लिए कुछ परमानेंट करने की भी वो प्रोसेस दिया जाता है कि इनके लिए मेरिट कम लगा दी जाती है, छूट दे दी जाती है इन लोगों के लिए, तो वो चीज़ें होती है ना। वो संविदा अलग हो जाएगी, यहाँ तदर्थ यूज अलग हो रहा है। ठीक है जी, तो ये है हमारे तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये आर्टिकल नंबर 127 में आएगा। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन है न्यायाधीशों की गणपूर्ति। न्यायाधीशों की जो गणपूर्ति होती है जिसे कहते हैं कोरम ऑफ जजेस, सुना होगा आपने। तो न्यायाधीशों की जो गणपूर्ति होती है, गण का मतलब होता है जनता या फिर वो खुद अपने जो भी व्यक्ति हैं, और पूर्ति का मतलब होता है कि हमारी उनकी कितनी पूर्ति है या नहीं है, कितनी पूर्ति होनी चाहिए। तो गण पूर्ति जिसे कहते हैं कोरम, कोरम जो है हमारा कितने होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अगर कह सकते हैं सुनवाई चल रही है या सुनवाई होनी है, तो मिनिमम जजों की संख्या कितनी होनी चाहिए उस टाइम पर, तो ये इसे कहते हैं हम लोग गणपूर्ति कोरम। तो ये होने चाहिए मिनिमम 3 न्यायाधीश, लिख लो इस पॉइंट को। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है उसके साथ साथ 3 और होने चाहिए, नहीं टोटल 3 है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। ये गणपूर्ति नॉर्मल है, मतलब इतना ऐसे लिख लो, नॉर्मल है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की गणपूर्ति नहीं 3 लिखो, खाली निम्नतम 3 होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे हम लोग कहते हैं ना संसद का सत्र चलने के लिए, या संसद की कोई भी कार्यवाही, संसद का कोई कार्य जब चलता है या जो सत्र चलता है या फिर प्रतिदिन की कार्यवाही होती है,
कार्य प्रणाली होती है। तो कितने जज होने नहीं, कितने हमारे सांसद होने चाहिए संसद के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में? 1/10। तो अगर हम लोग कहते हैं ना कि संसद की गणपूर्ति या लोकसभा की राज्यसभा की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10। और सुप्रीम कोर्ट के मिनिमम 3 जज होने चाहिए कोई भी केस की सुनवाई करने।